नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की तैयारी पूरी हो गई है। ये 2025 का वर्ष है और अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई 75 साल की उम्र का वो नियम जो उन्होंने लागू किया था एक जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए, उस नियम का पालन करते हुए राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं, या इसे ये भी कह सकते हैं कि राजनीति से उनको रिटायर किया जा रहा है। कौन कर रहा है नरेंद्र मोदी को राजनीति से रिटायर? क्यों हो रहे हैं नरेंद्र मोदी राजनीति से रिटायर? क्यों लेना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को राजनीति से रिटायरमेंट? और कैसे पता लग गया कि वाकई रिटायरमेंट की तैयारी पूरी हो गई है? हाल के वर्षों में खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक-एक गतिविधि पर नजर बनाइए जरा। देखिए, सोचिए। ये बात तो सही है कि दिल्ली की राजनीति में आने के बाद 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष का नियम बनाया था। उसके बाद एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को उसमें रख दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को रख दिया गया। 75 वर्ष की उम्र का हवाला देते हुए कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी काट दिए गए। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनका अपवाद माना जाता है। एक दो और नेताओं को, कलराज मिश्रा को भी उनका एक अपवाद माना जाता है। ऐसे एक दो नेता हैं जो अपवाद है। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे 2025 में। और उसके बाद किस तरह का उफान उठा, बवाल मचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए कि नहीं, 75 वर्ष का कोई नियम भारतीय जनता पार्टी में लागू नहीं है। जेपी नड्डा सामने आए ये कहते हुए कि नहीं, 75 वर्ष का कोई नियम भारतीय जनता पार्टी में लागू नहीं है। लेकिन अब जो निकल के सामने आ रहा है, और मैंने कहा ना, मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा कि कैसे ये लग रहा है, कैसे ये तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सक्रिय राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हम सबको पता है सितंबर 1950 में हुआ था और सितंबर 2025 में वो 75 वर्ष के हो जाएँगे। वो नियम, सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ कि 75 साल के बाद रिटायर होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के बीट रिपोर्टरों को कई बार ये कह चुके हैं। अलिखित रूप से ये नियम है। वैसे भी संविधान, कानून कहाँ भारतीय जनता पार्टी मानती है। तो अब जरा गतिविधियों पे गौर करते हैं। 2014 से 2019 का पहला कार्यकाल याद कीजिए। 2019 से 2024 का दूसरा कार्यकाल याद कीजिए। 2014 से 2024 के 10 साल के कार्यकाल को याद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, और तमाम चीजों का वर्णन करते, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, तीन तलाक के कानून की बात हो। ये तमाम चीजों पर मोदी सरकार के अलग-अलग मंत्री संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी बात कहते हुए आपके सामने नजर आ रहे होंगे। लेकिन फ्रंट पर जो व्यक्ति हमेशा नजर आया करता था, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे। हर चीज का श्रेय लेने के लिए उतर जाते थे। हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए उतर जाते थे। फैसला किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हो, अगर वो मसला राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो नरेंद्र मोदी सामने आकर टीवी स्क्रीन पर 24 घंटे वही छाए रहते थे। मोदी, मोदी, मोदी। चुनावी रैलियों में जाएं, मंच पर कितने भी नेता मौजूद हो, मोदी, मोदी के नारे लगा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो, संसदीय दल की बैठक यानी सांसदों की बैठक, उसमें भी जब नरेंद्र मोदी आते थे, मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आते थे। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिसके बाद ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी कहां है? कभी आपको वनतारा में नजर आ रहे होंगे, शेर, बाघ, चीते के साथ रील बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, कांच के शीशे के उस तरफ, कांच के शीशे के इस तरफ। अंबानी फैमिली से मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, शादी ब्याह में नजर आ रहे होंगे। अडानी साहब, अंबानी साहब और कुमार विश्वास की बेटी की जो शादी हुई है, उनके आशीर्वाद समारोह में भी चले गए थे। अब वो कुमार विश्वास साहब
जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर पता नहीं क्या-क्या कहा, लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर पता नहीं क्या-क्या कहा, कब-कब क्या-क्या कहा पता नहीं नरेंद्र मोदी को याद होगा या नहीं होगा। देश में औरंगजेब को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी साहब तैमूर से मिलने के लिए बड़े परेशान थे, बहुत याद आ रही थी उन्हें तैमूर की। तो कर क्या रहे हैं वो आजकल? या तो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, अमेरिका की यात्रा पर गए और अभी तमाम जानकारी आपके सामने आ ही गई होगी कि कुछ नहीं हुआ उस यात्रा में, कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। करने क्या गए थे? रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुकून से गुजर सके, क्या ऐसा कोई बंदोबस्त करने गए थे? क्योंकि उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ फंसे हुए हैं। और आजकल ऐसे प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? शादी-ब्याह का मैंने बता दिया, वन तारा का मैंने बता दिया, अंबानी अडानी का मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो वो फ़िल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मणिपुर वो जाते नहीं हैं। ये बात अलग है कि जहाँ मसला फँसा होता है, वहाँ वो जाते नहीं हैं। लेकिन हीरो-हीरोइनों से मिलते हैं। शादी के कार्ड भी उनके एक्सेप्ट करते हैं, चले भी जाते हैं कई जगह। और जब कपूर फैमिली उनसे मिली थी, तो उनको तैमूर की याद आ गई थी। हालाँकि उनकी पार्टी औरंगज़ेब की आलोचना करती रहती है, लेकिन इतिहास जो बताता है, अगर उस हिसाब से अब औरंगज़ेब को देख लीजिए, तैमूर को देख लीजिए, तो तैमूर की याद आ जाती है। पूछते हैं कि तैमूर कहाँ रह गया? ये तो आपको पता ही होगा कि तैमूर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने बेटे का नाम तैमूर के नाम पर रखा है। ये तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए, अभी इस देश में सबसे बड़ा विवाद क्या उठा हुआ है? भाषा का विवाद उठा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। और ये भाषा का विवाद कोई छोटा-मोटा विवाद नहीं है दोस्तों। देश की आज़ादी के तुरंत बाद हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में जिस तरह का उग्र आंदोलन हुआ था, अगर आप उसको याद करेंगे तो ये समझ जाएँगे कि ज़रूरत इस बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मोर्चे पर आगे बढ़ते और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश करते। वैसे भी वो परंपरा के तौर पर विपक्षी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जन्मदिन की बधाई बहुत जल्दी देते रहते हैं। कुछ भी घटना हो तो तुरंत बधाई दे देते हैं। उनसे मिलते भी हँस के हैं। जो विपक्षी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री आते हैं, बड़ा भाव देते हैं जब उनसे मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधे-सीधे बात करके इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। लेकिन सामने कौन आ रहे हैं? एक के बाद एक बयान देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु की धरती पर जाकर वो बयान देते हुए नज़र आते हैं। तमिलनाडु की धरती पर जाकर सफाई देते हुए नज़र आते हैं कि नहीं कोई सीटें नहीं बदलेगी, जिस अनुपात में सीटें हैं, उसी अनुपात में सीटें रहेंगी। लेकिन तमिलनाडु के अंदर ये मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। कहाँ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 2024 से पहले कहा था चुनाव के समय कि देखिएगा 4 जून के बाद क्या होगा। शेयर बाजार गिरता चला जा रहा है। एक टिप्पणी नहीं आ रही। महंगाई से इस देश का मिडिल क्लास परेशान है, कोई टिप्पणी नहीं आ रही। शेयर बाजार गिरता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में पहुंचती चली जा रही है, कोई टिप्पणी नहीं आ रही। अमेरिका के मोर्चों पर अमेरिका लगातार भारत को अपमानित कर रहा है, भारतीयों को अपमानित कर रहा है। भारतीयों को उन्होंने किस तरह से अप्रवासी भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां लपेटकर, पैरों में बेड़ियां लगाकर, जानवरों की तरह अपने सैन्य विमान में ठूस कर भारत भेजा था। अभी एक वीडियो नेपाल का आया है, देखिएगा किस तरह से नेपालियों को भेजा है। और 143 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को नरेंद्र मोदी के दोस्त बकौल नरेंद्र मोदी अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से जन्म का खुंदक निकाल रहे हैं, सबक सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और वो भी पलटते जा रहे हैं, फैसला लेते हैं, पलट जाते हैं, फैसला लेते हैं, पलट जाते हैं। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2024 के बाद जितने ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन ज्वलंत मुद्दों पर एक्शन में सामने आकर एक्टिव होते हुए, क्रेडिट लेते हुए, श्रेय लेने की होड़ में फंसते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर मोर्चों पर हालांकि एक्टिव रूप से तो सरकार की बात हो या पार्टी की बात हो, अमित शाह ही चलाया करते थे पहले भी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे-धीरे नेपथ्य में जा रहे हैं। अच्छा, हमारे और आपके परिवार में सब में होता है ना कि बुजुर्ग व्यक्ति जब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाता है या वो थक जाते हैं, तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि नहीं आप अब कोई काम मत करिए, काम-काज तो हम कर लेंगे, आप घूमिए-फिरिए, मस्त रहिए, एन्जॉय कीजिए, जिंदगी का लुत्फ उठाइए।
अभी अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे पिछले कुछ महीनों के दौरान, उनके तमाम क्रियाकलापों को, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि अमित शाह ने और पता नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मोहन भागवत ने उनको कह दिया हो कि बस नरेंद्र मोदी जी आपकी सम्मानजनक विदाई का फ़ॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, आपके एग्ज़िट का फ़ॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो जैसे चल रहा है उनको चलाने दीजिए, आप खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, घूमिए, फिरिए, लोगों से मेल मुलाकात करते रहिए। तो राजनीतिक करियर के इस पड़ाव में आकर नरेंद्र मोदी वाकई रिटायरमेंट की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद का ऐसा लग रहा है कि काम भी उन्होंने एक तरह से ले लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक जो है मोहन भागवत साहब, दोनों इसी साल सितंबर के महीने में 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी एक स्टोरी में बताया था इस साल की शुरुआत में कि 2025 का जो वर्ष है, वो रिटायरमेंट का वर्ष होने जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए भी, दोनों ही स्वयंसेवक है। एक सरकार चला रहे हैं और एक सरकार को चलाने वाले संगठन के मुखिया, हालांकि वो अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ही कहते हैं। तो रिटायरमेंट की तैयारी पूरी हो गई है। रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, उसको लेकर भी तैयारी कर रहे हैं और सम्मानजनक विदाई का एक फॉर्मूला है कि रिटायरमेंट के बाद जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठे, वो कम से कम नरेंद्र मोदी को परेशान ना करे। क्योंकि बकौल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, कई मसलों पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर सत्ता से जाने के बाद उन मसलों पर जांच बैठेगी, सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन सरकारों का अपना एक चरित्र होता है। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के हाथ में पावर होती है और पावर करप्ट कर देती है। और इस देश ने पिछले कुछ सालों में देख लिया है कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जांच एजेंसियों का सदुपयोग कह लीजिए, इस्तेमाल कह लीजिए, दुरुपयोग कह लीजिए, करते हुए विपक्ष के नेताओं को कितना ज्यादा परेशान कर सकता है। और जब अगर सत्ता में आप ही की पार्टी के अंदर का कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपसे खार खाए बैठा हो और आपके स्टाइल को समझता हो, आपके पूरे चरित्र को समझता हो, आपके कामकाज करने के ढंग को समझता हो, आपके अंदर के डर को समझता हो, तो फिर सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर सहमति बना लेना बहुत जरूरी होता है। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी के अंदर, क्या संघ परिवार के अंदर वाकई नरेंद्र मोदी ने सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर एक सहमति बना ली है। और फिर जैसे अमेरिका गए, मैंने कहा करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर, गौतम अडानी के खिलाफ अगर जांच शुरू होगी कभी भी किसी भी जमाने में इस देश के अंदर, तो उस जांच की आंच बकौल विपक्षी कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचेगी। तो अब तमाम उनकी एक्टिविटीज देखेंगे कि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि वो तमाम मामलों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और रिटायरमेंट के बाद का काम भी उन्होंने ढूंढ लिया है। अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलना, खिलाड़ियों से मिलना, वन तारा जैसी जगहों पर जाकर रील बनाना, फोटो खिंचवाने का शौक तो उनको खैर बहुत पहले से ही है। अच्छी अच्छी बातें करना, सामने लोगों का समूह हो, चाहे वो सैकड़ों लोग हो, हजारों लोग हो, लाखों लोग हो, उनको अच्छे अच्छे बातों से कन्विंस करना, उनका मनोरंजन करना, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करना। और ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों से करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के फ्रंट पर उनके नंबर 2 यानी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट पर भी देख लिया जाए, पिछले कुछ महीनों के दौरान, खासतौर से लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद की बात मैं करता हूं, उससे पहले पार्टी की कई अहम बैठकें टिकट बंटवारे के समय, संगठन में बदलाव के समय प्रधानमंत्री आवास पर भी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का टिकट बंटवारा, महाराष्ट्र का टिकट बंटवारा, झारखंड का टिकट बंटवारा, जम्मू कश्मीर का टिकट बंटवारा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारा, ये बैठकें जेपी नड्डा के आवास पर हुई, ये बैठकें अमित शाह के आवास पर हुई, ज्यादातर बैठकें जेपी नड्डा के आवास पर हुई। और हाँ, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में होती थी, तो जरूर प्रधानमंत्री वहां आते थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चयन को लेकर चले खींचतान की बैठकें जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर हुई। उस पूरी बैठक में अमित शाह सक्रिय नजर आए। अमित शाह लगातार
दिल्ली से लेकर मुंबई तक राजनीतिक गोटियां फिट करने की कोशिश करते नजर आए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बातचीत करते नजर आए। बिहार के फ्रंट पर भी जरूर नरेंद्र मोदी भागलपुर की रैली में गए, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड, दिल्ली चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। चुनावी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। लेकिन फैसले लेने के पूरे सिस्टम से, फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से एक्टिवली, सक्रिय रूप से, बल्कि अति सक्रियता के साथ नरेंद्र मोदी 2024 से पहले शामिल होते हुए नजर आते थे, 2024 के बाद वो इन तमाम मामलों में या तो बहुत कम सक्रिय दिखते हैं या लगभग नदारद की भूमिका में दिखते हैं। इससे मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का प्लान एक तरह से तैयार हो गया है? और ये सवाल बार-बार उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ऑफ द रिकॉर्ड उठ रहा है कि 75 साल का नियम लागू किया था तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए। लखनऊ में भी लोग उम्मीदें जमाए बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लोग बैठ के देख रहे हैं। असम में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। और कुछ और भी नेता हो सकते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो देश के अलग-अलग राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो थोड़ा बहुत भी ताकतवर है, जो थोड़ा बहुत भी मजबूत है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहा है। वो 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहने की इच्छा पाल रहा है और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता धीरे-धीरे ही सही कम होती नजर आ रही है और यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। और अपनी पार्टी के अंदर तो कोई खुल के बोल नहीं पा रहा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि 75 वर्ष में रिटायर हो जाएँगे और अब शिवसेना के नेता संजय राउत, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी के नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हुआ करते थे, महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को समझते हैं। लंबे अरसे तक चूँकि गठबंधन में रहे हैं, उनके नेताओं से संपर्क में रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ इस पर बयान दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ की खबर है और संजय राउत बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के रिटायरमेंट का समय आ गया है और संजय राउत ने नीचे क्या बोला? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसलिए जंगल में जाकर मजे ले रहे हैं। राउत का ये तंज प्रधानमंत्री मोदी के जंगल सफारी के बाद आया है और उसके बाद वो तमाम, हालाँकि ये कुछ दिन का पुराना ये बयान है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको संदर्भ दिखाया, आपको संदर्भ बताया कि किस तरह से विपक्षी राजनीतिक दलों के अंदर से खुलकर ये बातें कही जाने लगी है और उनकी कम सक्रियता इन बातों को मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही। तो देखते हैं आने वाले महीनों में क्या होता है। 2025 का ये वर्ष नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के लिए रिटायरमेंट का वर्ष है। ये बिल्कुल पुख्ता खबर है और मैंने इस साल की शुरुआत में ही आपको ये खबर बताई थी। लेकिन आने वाले दिनों में हलचलें और तेज होती जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है और फिर नरेंद्र मोदी के सेफ एग्जिट यानी सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले के तहत एक ऐसे नेता को भी चुनना है पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिन्हें वो 7 लोक कल्याण मार्ग भेज सके इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाकर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।